नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती एलटी ग्रेड परीक्षा 2025। विषय बिंदु है सिविक्स और इस सिविक्स के अंतर्गत हम लोग हल करेंगे प्रैक्टिस एवं सॉल्व पेपर। आज हम लोगों का जो पहला बिंदु होगा शुरू करेंगे, उस पहले बिंदु पर होगा सॉल्व पेपर। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि वे जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें म्लेच्छ कहा जाता था। यहां कह रहा कि म्लेच्छ किसको कहा जाता था? जो संस्कृत भाषा शुद्ध नहीं बोल सकते थे उन्हें क्या कहा जाता था? म्लेच्छ। और यह कहां कहा गया है? यहां देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहां कहा गया है? यह क्या श्वेताश्वर उपनिषद में कहा गया है, कि गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, कि बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, कि शतपथ ब्राह्मण में? इस चीज को कहां कहा गया है यही बताना है। तो यहां आप देखेंगे, न तो श्वेताश्वर उपनिषद है, न गोपथ ब्राह्मण है, न बृहदारण्यक उपनिषद है। यहां का उत्तर जो होगा वह है आपका शतपथ ब्राह्मण। अब शतपथ ब्राह्मण है क्या? शतपथ ब्राह्मण होता है 100, सत माने 100 रास्ते। यहां आप देखेंगे 100 रास्ते वाला, यह शुक्ल यजुर्वेद का, किसका? यह अगर आप अध्ययन करेंगे तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। कहां से संबंधित है? यह शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। तो इस शतपथ ब्राह्मण में यह चीजें कहा गया है कि जो संस्कृत नहीं बोलेगा उसे क्या कहा जाएगा? म्लेच्छ कहा जाता है। अगला प्रश्न जो आपको दिखाई दे रहा है वह है सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। यहां आप देखेंगे सूची 1 में राजाओं का नाम लिखा गया है, सूची 2 के अंतर्गत उनकी पत्नी के संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहां आप देखिए लिखा गया है चंद्रगुप्त प्रथम। इसमें बताना है इनकी पत्नी का क्या नाम है? दत्ता देवी, कुबेर नागा, कुमार देवी, अनंत देवी। तो चंद्रगुप्त की पत्नी का यहां नाम होगा कुमार देवी। क्या नाम है? कुमार देवी। अगला है समुद्रगुप्त। अब यहां आप देखिएगा दूसरा प्रश्न आप जो कर रहे हैं, समुद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम है? यहां आपका है दत्ता देवी, तो इनकी पत्नी का नाम है दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम है कुबेर नागा। कौन सा है? कुबेर नागा। तो यहां आपको मिलान करना है, ए का कौन सा सही हो रहा है? यहां पर देखेंगे ए का तीसरा क्वेश्चन सही हो रहा है। ए का, यहां देखिए ए का कौन सा क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन यहां सही हो रहे हैं। 2 का पहला क्वेश्चन सही हो रहा है, 2 का पहला, और सी का दूसरा क्वेश्चन सही हो रहा है। देखिए दूसरा सही हो रहा है, और ये आपका ही है कुमार गुप्त का। तो हमारा यहां जो उत्तर सही होगा वह होगा यह 3, 1, 2, 4। तो क्लियर हो गया होगा। हमारा यहां ये सारे जो शासक हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंशावली से रिलेटिव हैं, वहां से यह प्रश्न बनाया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्ट शहरों में से एक के रूप में बताया? यहां कह रहा है इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में वर्णित किया? तो इसमें से कौन है किसको उत्कृष्टतम शहर के रूप में बताया है दिल्ली को? तो इसमें देखिए लिखा गया है, विकल्प दे रहा है इब्न बतूता। तो बिल्कुल सही है, यहां हमारा उत्तर होगा इब्न बतूता। अलबरूनी गलत हैं, फरिश्ता भी गलत हैं, अबुल फजल भी गलत हैं। अब यहां आप थोड़ा सा देखिएगा, इब्न बतूता दिल्ली को उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया। इब्न बतूता ने दिल्ली को
क्या बताया, उत्कृष्टतम शहरों में से एक बताया। और साथ ही साथ इसके संदर्भ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। कहां का था? मोरक्को का निवासी था। और यह 14वीं सदी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इसकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जिसका नाम है रेहला। यह रेहला पुस्तक जो है अरबी भाषा में लिखी गई। किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में लिखी गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो उसके लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? कितने दिन पहले? 7 दिन पहले नहीं। कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए याद रखिएगा, लगाने के पर 14 दिन पूर्व, कितने दिन पहले? 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक है। और यह महाभियोग संबंधी जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 61 के अंतर्गत यह वर्णित किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग 14 दिन पूर्व सूचना देकर के हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग की प्रक्रिया आप ये भी याद रखिएगा कि यह महाभियोग की जो प्रक्रिया होगी मेरे मित्रों, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन का अर्थ है चाहे लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है। और 14 दिन पहले नोटिस देकर के राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। इसमें कम से कम 1/4 सदस्य, कितने? 1/4 सदस्य प्रस्तावक, 1/4 सदस्य का इस पे लिखित रूप से प्रस्ताव हो। किस रूप से? लिखित रूप से इसका प्रस्ताव किया गया हो। तो यह आपका क्वेश्चन रहा कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कम से कम कितने दिन पहले सूचना देना आवश्यक है? 14 दिन पहले। और इसके लिए 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव का समर्थन होना चाहिए। 1/4 सदस्यों के प्रस्ताव का समर्थन होना चाहिए। अगला देखा जाए, निम्न में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? गुजरात में है, केरल में भी है, पश्चिम। किस में नहीं है? तो नहीं अगर है तो कहां? छत्तीसगढ़। किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो तेल शोधनशाला नहीं, कहां नहीं है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत में अगर देखा जाए तो भारत में 23 तेल शोधनशालाएं हैं। तेल शोधनशालाएं हैं। भारत में 23 तेल शोधनशालाएं हैं। कहां नहीं है तेल शोधन? आप बता दीजिएगा कहां? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लिटन को नहीं, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। आइए अगले प्रश्न पर। हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया?
हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपानों की व्यवस्था का विवेचन किया गया है? आप यहां देखिएगा, भाग 10 दिया गया है, 9 दिया गया है। तो यहां हमें क्या देखना है, किस भाग में यह वर्णन किया गया है? 3, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की जो व्यवस्था बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर भारत में स्थापित की गई है, उसकी व्यवस्था किस भाग में है? तो यहां पर हम देखें तो यह भाग हमारा कौन है? 9 में। भाग 9 के अंतर्गत, किस भाग के अंतर्गत? भाग 9 के अंतर्गत पंचायत राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसमें अगर इस भाग 9 को अगर हम देखें तो भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, कहा इसका अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। 11वीं अनुसूची में, इस अनुसूची भाग 9 में जो 11वीं 12 अनुसूचियों में है, इसमें जो 11वीं अनुसूची जो पंचायत राज से संबंधित है, 11वीं अनुसूची में इसके अंतर्गत, इस अनुसूची के अंतर्गत पंचायत के अंतर्गत 29 विषय रखे गए हैं। इन 29 विषयों पर ही पंचायत को कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। तो पंचायत हमारे संविधान के किस भाग में पंचायत राज के 3 सोपानों की व्यवस्था की गई है? किया गया है भाग 9 में। क्लियर हो गया? कहां किया गया है? भाग 9 में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है? बिल्कुल सही, हंट रिवर बहती है, सही बात है। फिलंडरसन रिवर भी बहती है, ऑरेंज रिवर नहीं बहती। तो ऑरेंज रिवर नहीं बहती, तो क्या पूछा? ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, कौन सी नदी नहीं बहती? ऑरेंज रिवर नहीं बहती। एल्बर्ट रिवर नहीं, ऑरेंज रिवर नहीं बहती। अगला प्रश्न देखा जाए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है? 2000 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का ह्रास अभिलिखित हुआ है, वह क्या केरल है? नहीं। सिक्किम नहीं, वह आपका क्या है? नागालैंड। क्या है? नागालैंड। माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है तो कौन है? युद्ध नहीं, जनसंख्या आपदा नहीं, जन्म नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी क्या है? जन्म नियंत्रण है। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। अगला बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है? महाविभाजन वर्ष के रूप में किसे जाना जाता है? 1911 को, 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है? 1921 को महाविभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। अगला देखा जाए, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR कुल प्रजनन बच्चे प्रति महिला है तो कितना है? निश्चित तौर से 2.2 है। कितना है? 3.2 नहीं, 4.2 नहीं, 4.5 नहीं, तो यहां कौन होगा? 2.2। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीओम नहीं है? जीओम के अंतर्गत कौन नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन सा एक जीओम नहीं है? तो जीओम, पहले तो यह जान लिया जाए कि जीओम क्या है। यहां हमें क्या जानना है भाई? जीओम क्या है, इसको पहले हम लोग क्लियर कर लें कि जीओम क्या है, तब वहां हम समझ में आ जाएगा कि जीओम क्या है। ये जीओम में मित्रों, जहां समान प्रकार की जलवायु, जहां समान प्रकार की जलवायु, वनस्पति
एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, वनस्पति जीव जंतु पाए जाते हैं। जहां समान प्रकार के जलवायु वनस्पति एवं जीव जंतु पाए जाते हैं, ऐसे समान प्रकार की जलवायु को ही क्या कहा गया है? जियोम। अब यहां कह रहा है कि जियोम में नहीं है, तो जियोम में कौन नहीं है? रेगिस्तान है, घास का स्थल भी है, टुंड्रा है। इसमें जियोम में कौन नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। कौन नहीं है? पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। जियोम के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। SIR विधि संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? SIR विधि संबंधित है। यह विधि किससे संबंधित है? यहां देखिए, गेहूं से नहीं, कपास से नहीं, सरसों से नहीं, धान से। यह विधि किससे संबंधित है? यह विधि धान से संबंधित है। यह विधि धान से संबंधित है। अगला है कि भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत में किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? यहां देखिएगा, यहां दे रहा विकल्प, भारत का राष्ट्रपति राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता नहीं, भारत का उपराष्ट्रपति नहीं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिल्कुल सही है, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद, यहां याद रखिएगा, अनुच्छेद 159 के अंतर्गत, कितने के अंतर्गत? अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। पद एवं गोपनीयता की क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। हो गया राज्यपाल। अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अर्थशास्त्र के संदर्भ में करा, इसमें से कौन से कथन सही हैं? पहला है, यह भारतीय राज्य शासन के संबंध में उपलब्ध प्राचीनतम उत्कृष्ट रचना है। सही है। इस पुस्तक में मौर्य सम्राट तथा शासन तंत्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। तो यहां देखिए, यहां दोनों सही हैं, तो यहां हमारा विकल्प होगा 1 और 2, बाकी विकल्प गलत हैं। यहां हमारा उत्तर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क असम में नहीं, उत्तराखंड नहीं, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यह कहां? लखीमपुर खीरी में। कहां? लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क कहां है? लखीमपुर खीरी में। इसे 1958 में वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां आपको बताना है कि कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है। देखिए लिखा गया है, मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान बंका, मक्का तना छेदक। यहां आपको कहना है क्या, कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं सुमेलित है? मूंगफली या फली छेदक के अंतर्गत नहीं आता। मूंगफली फली छेदक नहीं है। फली छेदक के अंतर आएगा आपका चना, मटर, उर्द। फली छेदक के अंतर्गत कौन आएगा? चना, मटर और उर्द, ये फली छेदक। जबकि मूंगफली जो है फली छेदक के अंतर्गत नहीं आता। अब देखिएगा, मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र के सघनता है 100% है? नहीं। 200% नहीं, 250। इसका फसल चक्र सघनता कितना है? 300%। मक्का, आलू, मूंग के फसल चक्र के सघनता कितने हैं? 300। कितने हैं? 300 हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
संचार उपग्रह सदैव, प्रश्न को देखें, संचार उपग्रह सदैव अपनी चाल से ही भ्रमण करते हैं, स्थिर रहते हैं, भू स्थिर रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं, अपना पथ एवं चाल बदलते रहते हैं। तो यहां जरा देखिएगा, संचार उपग्रह भू स्थिर रहते हैं। संचार उपग्रह क्या है? संचार उपग्रह हमेशा भू स्थिर रहते हैं। आइए बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखिएगा। निम्नलिखित पदार्थों में किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो किसकी चालकता है? किसकी बढ़ती है? तापक्रम के। किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? तो जर्मेनियम की। जर्मेनियम की चालकता तापक्रम के अनुसार बढ़ती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? यहां लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहां देखिएगा, फसल कीट दिया गया है कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? आप यहां देखिए, मूंगफली के जो कीट है बिल्कुल सही है, कौशल है, सरसों का वरदान है, अलसी का यहां लिख रहा है चमत्कार, जो सुमेलित नहीं है। और सुमेलित नहीं है तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? अलसी का चमकदार। चना उदय है, सही। तो यहां हमारा उत्तर क्या होगा? अलसी का चमत्कार। निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? किसका, इस रोगों में हमें यह बताना है कि किसका एंटीबायोटिक द्वारा निदान नहीं, प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता। क्षय रोग का बिल्कुल किया जा सकता है। इसमें कहा है किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता? क्षय रोग का किया जा सकता है, टिटनेस का किया जाता है, खसरा का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता, हैजा किया। तो यहां हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? खसरा। क्षय रोग गलत है, टिटनेस गलत है और हैजा गलत है। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ? विजय प्रहार संपन्न हुआ किस राज्य में? 2018 में विजय प्रहार संपन्न हुआ, सैन्य अभ्यास है, कहां संपन्न हुआ? यहां देखिए, महाराष्ट्र गलत, गुजरात, यह संपन्न कहा हुआ था राजस्थान में। कहां हुआ था? राजस्थान में। मध्य प्रदेश गलत है, मध्य प्रदेश गलत है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहां आप देखेंगे कौन सा? कंप्यूटर जॉर्ज बेलिस, रेडियो मार्कोनी है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित आपका कौन सा नहीं है? रेडियो बैरोमीटर, ई टार्सेली, डायनमो, माइक्रोवेव। तो कौन सुमेलित नहीं है? तो यहां हमारा कौन सुमेलित नहीं है? रेडियो। कौन सा नहीं है? रेडियो सुमेलित नहीं है। अगला देखा जाए, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता था? 2018 में 2018 में बैडमिंटन का महिला खिताब साइना नेहवाल ने जीता था। किसने जीता था? साइना। न तो पीवी संधू, न गिलमोर, न मिशेल ली। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का स्थान है, विश्व सूचकांक में भारत का स्थान है। तो यहां देखा जाए, भारत का क्या 135वां स्थान है, 136वां है? नहीं, भारत का जो स्थान है वह विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 138वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 138वां। बाकी जो विकल्प हैं वो गलत हैं। हमारा उत्तर क्या होगा? सी। कौन सा उत्तर होगा? सी। अगला प्रश्न, अगला है, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। यह नारा किसने दिया था? तिलक ने। गांधी नहीं,
गोखले नहीं नेहरू, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस नारे को तिलक ने दिया था होम रूल आंदोलन के समय इसको तिलक के द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 के आधार पर मिलाना है। यहां आप देखिए, यहां किताब चिंतक दिया गया, उसकी रचना दी गई है। हाब्स की महत्वपूर्ण रचना क्या है? लेवियाथन। लॉक का टू ट्रीटाइजेज ऑन गवर्नमेंट, टू ट्रीटाइजेज ऑन सिविल गवर्नमेंट। इनका क्या है? रूसो का द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3, 1। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 2, 3 और 1। तो यहां देखा जाए, यहां विकल्प हमारा होगा 2, 3, 1। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्लेटो ने एक आदर्श राज्य की जनसंख्या निश्चित की है। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की जो संकल्पना की है, जो जनसंख्या बताई है, वह कितनी बताई है? आदर्श राज्य की जनसंख्या प्लेटो ने 50-40 अर्थात 5040 बताई है। बाकी विकल्प आपके गलत हैं। प्लेटो आदर्श राज्य की जो परिकल्पना की, जो वर्णन किया अपनी रिपब्लिक के अंतर्गत, उसके अंतर्गत बताया गया कि यहां की जनसंख्या 50-40 है। इस राजनीतिक चिंतक ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उसकी मां ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक स्वयं उसे तथा डर में। थॉमस हॉब्स के समय यह हार्मेसियस का जो इंग्लैंड का गृह युद्ध चल रहा था, और उसी के दौरान संदर्भ में कहा कि मैं और भय यह दोनों जुड़वा हैं। तो यह किसके संदर्भ में कहा गया है? थॉमस हॉब्स के। बाकी जो विकल्प हैं वह गलत हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभा की संयुक्त बैठक आहूत करता है। यह आहूत करने का काम, याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत कहा गया है, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। तो संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक को बुलाया जाता है, और जिसकी अध्यक्षता आप जानते ही हैं, कौन करेगा? बुलाएगा राष्ट्रपति, और अध्यक्षता करेगा लोकसभा अध्यक्ष। और बाकी विकल्प आपके यहां क्या है? गलत हैं। भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकता है? कह भाई, अगर राष्ट्रपति नहीं है और उनके स्थान पर कौन आ जाए? उपराष्ट्रपति। तो उनके कार्यों को कौन कर सकता है? तो उसके कार्य को करेगा कौन? भारत के मुख्य न्यायाधीश को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में इनके कार्यों को कौन करेगा? इनके कार्यों को करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान करती है? तो याद रखिएगा, अध्यादेश, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंतर्गत वर्णित किया गया है। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जब संसद का सत्र न चालू बना हो, देश में कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। नई संसद के पुनः बैठक होने पर 6 सप्ताह के अंतर्गत यदि संसद अनुमोदन नहीं करती, तो यह अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाता है। कितने दिन के अंदर? 6 सप्ताह के अंतर्गत संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। अगर नहीं अनुमोदन तो खत्म हो जाती है। आगे, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% पर सीमित कर दी गई है? किस संशोधन द्वारा यह करा है? लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के
15% पर सीमित कर दी गई है। तो यह संशोधन आपका मेरे मित्रों है 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ये भी याद रखना है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% तक सीमित कर दिया गया है। यहां आपका गलत है, ये भी गलत। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? कौन सी समिति थी जिसकी अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? क्या वह बलवंत राय मेहता समिति थी? नहीं। आयंगर वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत देखा जाए तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो मूल संविधान के अंतर्गत अगर कहा जाए, शुरू में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के मिलने के बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य थे। 6वें संविधान संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर अब 11 कर दिया गया। तो किस समिति के अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? स्वर्ण सिंह समिति की। आगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन के लिए प्रावधान है? निर्वाचन करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यहां देखना है तो निर्वाचन करने का प्रावधान क्या 320 में है? नहीं। 22 में या है 324 में निर्वाचन करने का प्रावधान है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का क्या नाम है? इनके आश्रम का नाम है फिनिक्स। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के आश्रम का नाम क्या है? इनके आश्रम का नाम है फिनिक्स। निम्न साबरमती नहीं, यहां का है सत्याग्रह सर्वोदय नहीं। निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसा करता है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद। तो कौन होता है? वह है राज्यसभा। राज्यसभा का उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन क्या होता है? पदेन सभापति होता है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है? उपराष्ट्रपति। आइए, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? एनजी आयंगर नहीं, के.एम. मुंशी नहीं, डी.बी. खेतान नहीं, भीमराव अंबेडकर। कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न देखिए फटाफट। भारत में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगाया गया? 3 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 बार नहीं, कभी नहीं। भारत में अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो वित्तीय आपात का प्रावधान किया गया है, उस आपात के दौरान ऐसे मतलब 360 का अभी तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ है। कहने का मतलब अभी तक यह लगाया नहीं गया। अगला प्रश्न है, स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? स्पीकर जो है निर्णायक मत का प्रयोग कब करेगा? महाभियोग प्रस्ताव पर नहीं, अनुच्छेद 368 से संबंधित विधेयक पर नहीं, 52 से संबंधित विधेयक पर, समान मत होने पर। स्पीकर निर्णायक मत का प्रयोग कब कर सकता है? जब समान मत, जब दोनों सदन में मत बराबर हो जाए और यह निर्णय करना कठिन है कि कौन सा पारित किया जाए विधेयक या नहीं, तो इस पर अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार है। और निर्णायक मत भारत की संविधान निर्माती सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान निर्माती सभा का कानूनी सलाहकार कौन थे? क्या एच.एन. कुंजरू थे, बी.एन. राव? इसके कानूनी सलाहकार कौन थे मेरे मित्रों? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे इसके कानूनी सलाहकार। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9 नहीं, 10। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं और 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है बाद में जोड़ी गई 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। अगला देखिएगा,
गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने? क्या 1897 में? नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने 1905 में। 1912, 1907 में। कब बने? 1905 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां आप देखिए, इसमें बताना कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मौलिक अधिकार से अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे लिखा गया है समानता का अधिकार, तो निश्चित तौर से सही है। समानता का अधिकार का वर्णन कहां से कहां तक? 14-17। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता कहां से है? 24 से लेकर के कहां तक? यहां देखिए 25 से लेकर 28 तक, और यहां क्या दिया है? 23 से 24। तो आप पूछ क्या रहा, कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित कौन नहीं है? यही नहीं है। सांस्कृतिक शिक्षा सुमेलित है, स्वतंत्रता का अधिकार 1922 सुमेलित है। कौन सुमेलित नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 और 24 आपका सुमेलित नहीं है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का वर्णन किया गया है। विकल्प दे रहा संसद द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा, क्षेत्रीय परिषद द्वारा। तो एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय लिया जाता है? इसे देखें, पंचायत चुनाव कराने हेतु किसके द्वारा? पंचायत राज से संबंधित समितियों पर विचार की उन्हें कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यहां से प्रश्न है, जरा देखिएगा। पंचायत चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? यहां निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? क्या केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार? तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें कालक्रम के अनुसार, समय के अनुसार इनको बताना है। तो यहां आप देखिए लिखा गया है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता जो समिति आई थी मेरे मित्रों, यह थी 1977 में बनी थी। कब बनी थी? इमरजेंसी के समय की बात है, बाद या 75-77 में, इमरजेंसी के बाद में 1977 में बनाई गई थी। अगला है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी 1957 में। यह कब बनाई गई थी? 1957 में। अगला बिंदु आपका है यल एम सिंधवी समिति। यल एम सिंधवी समिति जो आपकी बनी थी 1986 में। यल एम सिंधवी समिति जो बनाई गई थी वह 1986 में। और इसी के 2 साल बाद थुंगन समिति बनी थी। 2 साल मतलब 1988 में। अब हमें क्या देखना है? अब हमें इसके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कर देना है कि सबसे पहले कौन बनी थी। तो यहां हम देखेंगे, सबसे पहले बनी थी 2, 1, 3, 4। 2 सबसे पहले कौन बनी? 2, उसके बाद 1, फिर 3, फिर 4। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 यह था। अगला प्रश्न, लूट पद्धति निम्नलिखित में किसका दूसरा नाम है? लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? प्रश्न बहुत अच्छा है कि लूट पद्धति निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। यहां आप देखिएगा, यह विभावक नौकरशाही है कि जातीय नौकरशाही है? लूट पद्धति किस प्रकार की नौकरशाही है? जातीय नौकरशाही है, संरक्षक नौकरशाही? तो यह कैसी नौकरशाही है? संरक्षक नौकरशाही है। लूट पद्धति कैसी नौकरशाही है? यह संरक्षक नौकरशाही है। और इस नौकरशाही की शुरुआत अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत की गई थी राष्ट्रपति जैक्सन द्वारा।
किसके द्वारा? राष्ट्रपति जैक्सन द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जैक्सन ने इस पद्धति की शुरुआत की थी। 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया? किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण, वह क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, बंगाल की खाड़ी का आर्थिक सहयोग संगठन, उपर्युक्त सभी नहीं। यहां पहला विकल्प होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। कौन था? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। बढ़ें अगले प्रश्न। इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? यहां बताना है कौन निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नेता नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, कर्नल नासिक भी हैं, मार्शल टीटो भी हैं, कौन नहीं है? कर्नल गद्दाफी। तो इस क्रम में हमारा यहां जो उत्तर होगा वह कौन सा ही होगा? कर्नल गद्दाफी। यही जो है निर्गुट आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। कौन? कर्नल गद्दाफी। अगला देखा जाए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद है जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? कार्यपालिका का व्यवस्थापिका का अलग, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 52 नहीं है, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 52 जो है भारत का राष्ट्रपति के विषय में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होगी। यहां 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है, इसलिए यहां उत्तर हमारा होगा अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण सिद्धांत नहीं है, यह है सिद्धांत। अहस्तक्षेप ये भी सिद्धांत है। शांतिपूर्ण सहस्थित यथार्थवाद, इसमें कौन सा भारतीय नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? वह कौन सा है? वह हमारा है यथार्थवाद। क्या है? यथार्थवाद। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। उदारवाद का जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद के जनक हैं जॉन लॉक। उदारवाद के जनक किसे कहा जाता है? उदारवाद के जनक हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक के द्वारा नागरिकों को, व्यक्तियों को 3 प्रकार से प्राकृतिक अधिकार दिए गए थे। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार एवं स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का। यह 3 अधिकार प्रकृति में प्रत्येक नागरिकों का मिला है। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, जिसे किसी के द्वारा छीना नहीं जा सकता। इनकी जो महत्वपूर्ण किताब है वह 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट। इनकी महत्वपूर्ण किताब है 2 ट्रीटाइजेस ऑन सिविल गवर्नमेंट ऑन सिविल गवर्नमेंट। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विरोधी है। किसने कहा? लास्की नहीं, लॉक। सीले का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विरोधी है। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? संप्रभुता की जो अवधारणा है इनमें बताएं, इसमें मुख्यतः क्या है? क्या वह राजनीतिक संप्रभुता है, वैधानिक संप्रभुता? तो यहां पर कौन सी संप्रभुता है? वैधानिक, दार्शनिक नहीं, राजनीतिक नहीं है। संप्रभुता की अवधारणा निम्नलिखित में से मुख्यतः क्या है? वह है वैधानिक है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? संसदात्मक शासन की क्या विशेषता है? बिल्कुल है, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है,
कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल नहीं, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। व्यवस्थापिका कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होते हैं। इसमें कौन सा संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो विशेषता इसकी क्या नहीं है? कार्यपालिका का निश्चित, संसदात्मक शासन में कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। सामान्यतः माना जाता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, लेकिन वास्तव में 5 वर्ष नहीं होता। सरकार के बहुमत के खो जाने पर सरकार शासन चलाने में असमर्थ हो जाती है। 5 साल के पहले भी भंग किया जा सकता है। अगला देखिएगा, व्यवस्थापिका का सामूहिक उत्तरदायी, ये सारे हैं। हमारा यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा? संसदात्मक शासन की विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल। अगला देखा जाए, निम्न में से कौन सी संप्रभुता की विशेषता है? इसमें कौन सी संप्रभुता? अस्थायित्व बिल्कुल है, सार्वभौमिकता बिल्कुल है। तो संप्रभुता की इसमें कौन सी विशेषता है? तो संप्रभुता की विशेषता क्या है? वह अस्थायित्व है, सार्वभौमिकता भी है। तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। 1 तथा 2 दोनों। अगला है, फांसीवाद के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए। फांसीवाद के संबंध में इसमें हमें देखना सही युग्म क्या है। इटली में मुसोलिनी फांसीवाद के, सही बात है, फांसीवाद से इटली का मुसोलिनी से, फैसियो से बना है, जिसका अर्थ है गट्ठर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक है? वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक जे.एस. मिल नहीं, कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादक माना जाता है। दास कैपिटल बड़ी महत्वपूर्ण इनकी किताब है, जिसमें इन्होंने वर्ग संसद, अतिरिक्त मूल सिद्धांत आज जैसे अपने सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक वर्गों के बीच में जो शोषित और शोषक वर्ग हैं उनको किस प्रकार से एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण किया जाता है, इसे इसके प्रतिपादक के रूप में कहा जाए तो वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। इन विचारकों में से कौन प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित है? तो प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित कौन है? लॉक को प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत से संबंधित माना जाता है। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। यह किसने कहा? कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। बोर्डिन ने, हॉब्स ने, ऑस्टिन ने, बेंथम ने। कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है, इसे क्या कौन कहा है? जॉन ऑस्टिन। जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत, द प्रोविंस ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस के अंतर्गत अपनी पुस्तक में कहा है क्या? कि कानून उच्च द्वारा निम्न को दिया गया आदेश है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है, इसे क्या कहा? जे.एस. मिल नहीं, टी.एच. ग्रीन नहीं, लास्की नहीं, किसने कहा? जी.डी.एच. कोल ने क्या कहा? राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना एक कल्पना है। जी.डी.एच. कोल। अगला प्रश्न, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? यहां राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत वर्णित किए जा रहे हैं। यहां हमें यह बताना है कि राज्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो सबसे प्राचीन सिद्धांत है हमारा कौन? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य के संबंध में सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? राज्य की सख्त सिद्धांत नहीं, सामाजिक समझौता, विकासवादी नहीं, कौन सा है? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। किसी राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? किसी भी राज्य के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या। यह भी राज्य के महत्वपूर्ण तत्व में है, लेकिन सबसे जनसंख्या भी है, संप्रभुता भी है, सरकार है, भूभाग। एक राज्य के लिए इतनी चीजें होनी चाहिए, घनत्व, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संगठित सरकार, संप्रभुता। लेकिन इनमें भी सबसे महत्वपूर्ण कौन है? वह है आपका संप्रभुता। कौन है? संप्रभुता।
अगला है राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। यह किसने कहा कि राजनीति का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से? डिमार्क। कौन कहा है? डिमार्क। गार्नर गलत है, यहां हमारा उत्तर होगा डिमार्क। गिलक्राइस्ट गलत है, सीले गलत है, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डिमार्क। अगला, इनमें से किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? किसने दबाव गुटों को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? फाइनर ने दबाव गुटों को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी। कासल्स, रोडी आदि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड का एक सिद्धांत नहीं है? यहां कहा, यहां जो दंड के दिए गए हैं, प्रतिशोधात्मक दंड, वितरणात्मक दंड, सुधारात्मक दंड, ये जो दंड का प्रावधान, इसमें कहा कौन सा ऐसा है जो दंड के रूप में नहीं जाना जाता? दंड नहीं है। प्रतिशोधात्मक दंड है, प्रतिरोधात्मक दंड, वितरणात्मक, यह विकल्प आपका सही है। दंड का एक सिद्धांत कौन सा नहीं है? वितरणात्मक दंड का सिद्धांत नहीं है। इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया? वेब बहुलवादी समर्थक हैं, लिंडसे भी बहुलवादी समर्थक हैं, क्रैब भी हैं। हेगल बहुलवादी नहीं बल्कि आदर्शवादी है, और इसके आदर्श के अंतर्गत राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण तक कहा है। ये आदर्शवाद से रिलेटिव है, तो यहां हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक दल की विशेषता नहीं है? एक राजनीतिक दल के लिए क्या भी संगठन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, इसकी विशेषता है। अवैधानिक साधनों का प्रयोग नहीं, राजनीतिक दलों को अवैधानिक साधनों का प्रयोग इसकी विशेषता नहीं है। तो इसकी विशेषता संगठन है, लेकिन अवैधानिक साधनों का प्रयोग इसकी विशेषता नहीं है। लोकतंत्र विश्वास इसकी विशेषता है, वैचारिक एकता है, लेकिन अवैधानिक संसाधनों का प्रयोग इसकी विशेषता नहीं है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी। कौन सा सही हो जाएगा? बी। अगला देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां हमें बताना है कि कौन सा युग्म। अब यहां देखिए लिखा गया है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अधिकार पूर्व, नागर और पूर्व सामाजिक है। अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत, अधिकार राज्य की कृति है। अधिकारों का ऐतिहासिक सिद्धांत, अधिकार परंपराओं की उपज है। अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत क्या कर रहा है? अधिकारों का यथार्थवादी सिद्धांत यह क्या मानता है? यह मानता है अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। यथार्थवादी क्या मान रहा है? अधिकार प्राकृतिक, अधिकार पूर्व और नगर और पूर्व सामाजिक हैं। यहां बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ रहा है कि अधिकार के संदर्भ में कह रहा कि अधिकार प्राकृतिक मूल से कहां हैं। तो यहां देखिए प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत क्या कहता है? कुछ प्राकृतिक अधिकार हमें प्रकृत अवस्था में है। अधिकार पहले प्राकृतिक अधिकार, अधिकार पूर्व, नागर पूर्व सामाजिक, समाज के पहले। अधिकार राज्य की कृत्य हैं, अधिकार परंपराओं का है। अधिकार यथार्थवादी का सिद्धांत क्या है? अधिकार मनुष्य की शक्तियां हैं। ये भी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किसने दबाव गुट को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है? दबाव गुट को एक अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो जरा देखा जाए दबाव गुट को अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा किसने दी है? तो वह दिया गया है फाइनर महोदय ने। फाइनर महोदय ने अज्ञात साम्राज्य को, अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी दबाव गुट को। किसको दिया? दबाव गुट को दिया।
अगला देखा जाए, कासल्स, रोडी, ये सब गलत है। राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? राज्य का वर्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो राज्य का वर्ग सिद्धांत इनमें से सभी, मार्क्स ने भी, एंजल्स ने, लेनिन। राज्य एक वर्ग संस्था है, इस सिद्धांत का प्रतिपादक तीनों के द्वारा किया गया है। प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्यों को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को एक आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी? क्या थॉमस आप ने, जॉन लॉक ने, रूसो ने? आदर्श बर्बर की अवस्था किसके द्वारा दी गई है? रूसो के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो यह जो पुस्तक लिखी गई है, द रिपब्लिक जो लिखी गई है यह प्लेटो की है। द रिपब्लिक जो लिखी गई किसकी है? प्लेटो की। सोशल कंट्रैक्ट जो लिखा गया है यह रूसो का है। लाज जो लिखा गया प्लेटो अपने अंतिम समय में लिखा। पॉलिटिक्स जो लिखा गया है वह अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु। तो अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिक्स। दास कैपिटल इनमें से किस विचारक का ग्रंथ है? हेगेल का नहीं, दास कैपिटल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल किसकी है? मार्क्स की। लेनिन की नहीं, इनमें से। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? तो मनुस्मृति में याद रखिएगा न 10 अध्याय न 11, मनुस्मृति में कुल 12 अध्याय हैं। मनुस्मृति में कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं और इसमें 2684 श्लोक हैं। 2684 श्लोक हैं। मनुस्मृति में 2684 श्लोक हैं। कहीं कहीं 2964 भी मिलता है। कितना? 2964, लेकिन इसमें 2684 श्लोक हैं। आगे बढ़ा जाए। पैनऑप्टिकन निम्नलिखित में किसका आदर्श उदाहरण है? पैनऑप्टिकन किसका आदर्श उदाहरण है? तो जेल का। यह किसका आदर्श उदाहरण? जेल का। शिक्षा व्यवस्था गलत, कानून व्यवस्था, रसोई गलत। किसका आदर्श उदाहरण है? जेल का। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? द आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तिलक ने लिखा। गीता रहस्य ये भी तिलक का है। द ओरियन इसको भी तिलक ने लिखा। तो यहां जो हमारा उत्तर है यह है उपर्युक्त सभी। निम्न किस पुस्तक के लेखक, यहां लिखे किस पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं? तो कौन है? ये तीनों के लेखक बाल गंगाधर तिलक हैं। प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है, शिक्षा पद्धति से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है, सोफिस्ट। तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक न्याय से संबंधित है। प्लेटो की रिपब्लिक का जो उपशीर्षक है वह न्याय से संबंधित है, बाकी चीजें गलत हैं। मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करता है। स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह कथन किसका है? स्वतंत्रता, मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार शामिल हैं और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। यह ग्रीन के संदर्भ में कहा गया है, लेकिन कथन किसका है? बार्कर ने यह जो कथन कहा है ग्रीन के ही संदर्भ में कहा है। अब यहां कभी कभी ग्रीन को मानता है, कभी बार्कर को मानता है, लेकिन याद रखिएगा बार्कर के द्वारा ग्रीन के संदर्भ में कहा कि मानव चेतना स्वतंत्रता की कामना करती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित है और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। तो बार्कर ग्रीन के अकॉर्डिंग ही कहा गया। अगला, इनमें से किसने आत्मपरक तथा परमात्मपरक आचरण के मध्य अंतर किया? आत्मा के कार्यों के संदर्भ में
कार्य के संदर्भ में किसने व्यक्ति के कार्य को दो आधार लेता है, एक आत्मपरक और दूसरा परात्मपरक अन्य परक के मध्य अंतर किया? क्या जेम्स मिल? नहीं। जेरेमी बेंथम। वह कौन है? जेएस मिल। कौन है? जेएस मिल। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को इनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? तिलक को भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा किसने दी है? वह दिए हैं वैलेंटाइन चिरोल ने। वैलेंटाइन चिरोल ने भारतीय अशांति का जनक की संज्ञा दी है। वर्ड्सवर्थ गलत। एनिवेशन गलत। गलत। आइए अगले प्रश्न को देखें। तो इसी के साथ ही आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगले क्लास में मुलाकात होती है। जय हिंद।